यस डी स्टूडेंट, दिस इज रेनू एंड वेलकम बैक टू यस के वीपी। आज का हमारा जो सेशन है वो है मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश को लेकर के, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पेपर 2 और पेपर 2 का हमारा जो लास्ट यूनिट चल रहा है यूनिट 5। लेकिन अगर हम यूनिट 5 की बात करेंगे बच्चों तो देखेंगे कि हर यूनिट की तरह इसमें एक लेक्चर नहीं है, इसमें 2 लेक्चर हैं। जिसमें पहला लेक्चर हम पढ़ रहे हैं आज के लिए जॉन वेबस्टर का लिखा हुआ द डचेज ऑफ माल्फी, और सेकेंड लेक्चर इसका है आपका आरबी शेरिडन का, उसको हम इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो आज का जो लेक्चर है वो है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ड्रामा, यानी कि सेकेंड पेपर जो आप चल रहा है देख रहे हैं ब्रिटिश ड्रामा का, जॉन वेबस्टर जी का लिखा हुआ द डचेज ऑफ माल्फी, उसी के बारे में आज हम देखेंगे। ये कैसा ड्रामा है आखिर कि इसमें 2 भाई रहते हैं जो अपनी बहन एक रहती है और उसकी शादी कहीं रिच फैमिली में करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे एंटोनियो नाम का एक सर्वेंट रहता है और उसकी बहन उसी से इम्प्रेस हो जाती है, जैसा कि आप हर प्लेज में देखते हुए आ रहे हैं बच्चों, है ना, कि किसी ना किसी से अफेयर चलता आ रहा है, पहले पर्सन का सेकंड का थर्ड का फोर्थ से, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, ये ड्रामा डिफरेंट है, क्योंकि जब एंटोनियो क्या होता है, मैं थोड़ा सा रिव्यू इसलिए देना चाह रही हूँ क्योंकि बाद में आपको इतने सारे एक्ट हैं, इतने सारे सीन है ना कि समझ में नहीं आती है समरी। तो थोड़ा सा पहले समझे रहेंगे तो आपको बाद में स्क्रीन पे देखने पे ज़्यादा समझ में आएगा। तो 2 भाई रहते हैं और दोनों भाई की एक अकेली बहन रहती है और वो जो है उसका अफेयर किससे हो जाता है, एक सर्वेंट से हो जाता है जिसका नाम एंटोनियो रहता है। और एंटोनियो क्या होता है कि चुपके से शादी कर लेता है और जाके अपना कहीं दूर रहता है। अचानक क्या होता है कि जो दोनों भाइयों की बहन अकेली रहती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके जो बच्चे हो जाते हैं, बच्चे होने के बाद जब इनके भाइयों को पता चलता है, यानी कि एंटोनियो की जो बीबी रहती है उसके भाइयों को पता चलता है, तो वो दोनों इसके साथ क्या करते हैं ये हम इस समरी में देखेंगे। ठीक है, तो बिना लेट किए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा सुन के कि आखिर कैसे कैसे प्लेज स्मार्ट मास्टर ऑफ आर्ट में हैं, कैसे कैसे ड्रामा हैं, किस तरह के प्लेज हैं, सारे मेंशन किए हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों कि हम जो ये सेशन पढ़ रहे हैं वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे है ये। और लिखा किसने है बच्चों, तो लिखा है जॉन वेबस्टर जी ने। और ये जो ड्रामा है उसका नेम क्या है, तो आप देख ही रहे हैं ऑन स्क्रीन, द डचेज ऑफ माल्फी, है ना, द डचेज ऑफ माल्फी। ये हैं एंटोनियो की वाइफ। ठीक है, ये एंटोनियो की वाइफ में आपको कुछ प्रेगनेंसी जैसी अवस्था में दिख रही होंगी। और ये हैं ये दोनों भाई हैं, एंड ये हैं एंटोनियो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हैं एंटोनियो और ये हैं इनकी वाइफ और ये हैं इनके दोनों भाई। ठीक है, तो इनसे आप परिचित हो ही गए होंगे। अब हम चलते हैं जॉन वेबस्टर के बायोग्राफी पे, है ना, जॉन वेबस्टर के बायोग्राफी पे कि उनका आखिर एजुकेशन लाइफ कैसा था, उनका करियर कैसा था, उन्होंने अपने लाइफ में मेजर वर्क क्या क्या किए थे, सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो जॉन वेबस्टर का अगर हम बायोग्राफी देखते हैं बच्चों, तो इनके अगर हम बर्थ की बात करें तो बर्थ इनका कब हुआ था बच्चों, 1580। डेट इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक मुझे जितनी भी बुक मैंने पढ़ी हैं, आप गूगल भी करेंगे तो आपको एग्जैक्ट डेट नहीं मिलेगा बच्चों, है ना। ईयर तो मिल गया है लेकिन कहीं कहीं ईयर का भी इशू आता है। अगर हम स्पेस की बात करें, है ना, तो स्पेस जैसे सारे पोएट का है वैसे इनका भी है लंदन इंग्लैंड। और ईयर की बात है तो ईयर इनका यही है 1580। अगर डेथ की बात करें तो यहाँ पे डेथ का भी डेट मेंशन नहीं हुआ है बच्चों, और यहाँ पे लिखा भी है कि एग्जैक्ट डेट अननोन, यानी कि इसका एक सटीक जो तिथि है वो नहीं मिला है अभी तक। डेथ कब हुआ था बच्चों, बर्थ आपको पता है 1580 में हुआ था, डेथ हुआ था इनका 1634 में। अब हम चलते हैं इनके एजुकेशन लाइफ पे, कहाँ चलते हैं, इनकी जो शिक्षा थी वो किस तरह की थी। तो जब हम एजुकेशन पे चलते हैं तो देखते हैं कि पॉसिबली क्या बनी थी इनके एजुकेशन की। पॉसिबली एजुकेटेड एट द मर्चेंट टेलर स्कूल लंदन, यानी कि इनकी जो स्कूली शिक्षा थी वो कहाँ पे हुई थी, संभवतः लंदन के मर्चेंट टेलर स्कूल में इन्होंने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया था। और बाद में क्या किए थे, लेटर स्टडीड लॉ एट मिडिल टेम्पल, यानी कि इन्होंने अपने कानूनी पढ़ाई यानी कि लॉ की जो एजुकेशन है वो कहाँ से ली थी, वो मिडिल टेम्पल से ली थी जो लंदन में ही है। अगर इनके हम करियर की बात करते हैं बच्चों, तो करियर इनका किस तरह से है, करियर को देखेंगे।
John Webster was a prominent Jack Bean as a dramist. He is the best known for his dark, tragic plays filled with the violence, corruption and the psychological depth. यानी कि जॉन वेबस्टर जी जो हैं वो जैकोबियन युग के बहुत ही प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। और इन्होंने क्या किया था बच्चों, इन्होंने यहाँ पे देखेंगे फॉर हिज डार्क यानी कि अंधेरे और गंभीर ट्रेजिक प्लेस को यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। और साइकोलॉजिकल जो डेप्थ है यहाँ पे उसमें क्या किए जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि अपने अंधेरे और गंभीर मनोवैज्ञानिक त्रासदी नाटकों में सबसे ज़्यादा क्या है, ये फेमस हैं, जिनका नाम आता है, नाम क्या है बच्चों, जॉन वेबस्टर। जॉन वेबस्टर जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे। जॉन वेबस्टर, ओके। तो आपने एजुकेशन इनका देख लिया, यानी कि स्कूली शिक्षा कहाँ से हुआ था, इनका जो कंप्लीट कॉलेज था वो कहाँ से हुआ था, उसके बारे में भी जाने। अब हम चलते हैं इनके मेजर वर्क की तरह। अगर मेजर वर्क को हम देखेंगे सभी पोएट की तरह, तो इनका भी मेजर वर्क कुछ इस तरह से है, जिसको हम देख लेते हैं फटाफट। द डचेज ऑफ मालवी जो इनका सबसे ज़्यादा मोस्ट प्लेस था, यानी कि मोस्ट प्लेस ऑफ मेजर वर्क अगर हम कहेंगे जॉन वेबस्टर, तो डचेज ऑफ मालवी जो लिखा गया था 1613 से 1604 के बीच में। और ये बहुत ही फेमस ट्रेजेडी थी। क्या थी बच्चों, बहुत ही ज़्यादा दुखद वाली शमरी थी, कह सकते हैं, बहुत दुखद इनकी प्लेस थी ये, और बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। सेकेंड ऑफ अगर इनके मेजर वर्क की बात करें तो सेकेंड ऑफ में इनका आ जाता है द वाइट डेविल, है ना, 1612 में। ए टेल ऑफ रिवेंज एंड द डिसेंट, यानी कि प्रतिशोध और धोखे की कहानी इसमें लिखी हुई है, जिसका नाम है द वाइट डेविल, जो मेंशन किया गया है कौन से ईयर में, 1612 में। अगर थर्ड मेजर वर्क की हम बात करें बच्चों, तो थर्ड मेजर वर्क में हमें क्या देखने को मिलेगा, द डेविल्स लॉ केस। द डेविल्स लॉ केस एक ऐसा केस है जो 1670 में लिखा था जॉन वेबस्टर जी ने, और ये भी एक ट्रेजिकल प्लेज है। और 4 वाला इनका जो लास्ट मेजर वर्क है, जिसको हम कहते हैं अ क्योर फॉर द कोल्ड, 1624 में आधा ट्रेजिकी कॉमेडी, यानी कि ये कॉमेडी है लेकिन ये भी क्या है, दुखद है, ठीक है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन कॉमेडी एंड ट्रेजिकल कॉमेडी। आपको पता है कि जहाँ ट्रेजिक वर्ड जुड़ गया है वहाँ पे क्या होता है, हमेशा दुख वाली बात, यानी कि उसकी एंडिंग जो होती है वो हमेशा सैडनेस पे होती है, और कॉमेडी क्या होती है, वो हमेशा हैप्पीफुल होती है द एंडिंग। अब ये जो सारे पर्सन यहाँ पे ऑन स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ द डचेज ऑफ द मालवी, यहाँ पे कहानी इनकी स्टार्ट होती है कि दो भाइयों की एक सुंदर सी बहन रहती है, और उसका प्रेम प्रसंग किस पर्सन के साथ होता है, कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। कहानी को स्टार्ट करने के पहले, जैसा कि हमने आपको बताया है ना, कि जो डचेज है वो किस तरह से एक प्लेस है और उस प्लेस में कौन कौन रहता है, उसी के बारे में। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले हम थोड़े से इसके कैरेक्टर से आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, क्योंकि बीच बीच में जब हम नाम लेंगे कि एंटोनियो कौन है, और इसमें जो डचेज का जुड़वा भाई रहता है ना, यानी कि फ्रेडानंद जिसका नाम रहता है, और फिर कार्डिनियल, तो ये सब जब नाम आएंगे तो आपके दिमाग से ऐसे निकलेगा धुआं कि आखिर ये कौन है। तो पहले इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। द डचेज यंग नोबल विडो, यानी कि एक विधवा युवक रहता है, कॉर्जियस इंडिपेंडेंट एंड डिफॉल्स ऑफ द ब्रदर्स टू मैरी फॉर लव, यानी कि एक विधवा युवा नहीं होता है वैसे, क्योंकि युवा तो विधुर होता है, औरतें विधवा होती हैं। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें देखो गलत भी लिखा हुआ है, इसको भी दिमाग में आ गया। युवती विधवा होती है, युवा जो है वो विधुर होता है, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, जो एंटोनियो की वाइफ रहती है वो रहती है विडो, बच्चा है ना, वो विडो रहती है, लेकिन एंटोनियो विधुर नहीं रहता है। यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा गलत लिखाया गया है, ठीक है। फिर क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा साहसी रहती है और खुद सेल्फ डिपेंडेंट रहती है, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ मेरे दोनों भाई हैं तो मुझे आगे और क्या चाहिए। जो अपने भाइयों की इच्छा के विरुद्ध जाकर क्या करती है, प्रेम विवाह करती है। प्रेम विवाह किससे करेगी, उसको देखते हैं अभी आगे।
यहाँ पे फर्दिनंद एक नाम आता है, और फर्दिनंद आखिर कौन है? डचेजेस ट्विंस ब्रदर। डचेजेस जो रहती है यानी कि जो एंटोनियो की वाइफ रहती है उसका नाम डच रहता है ना, डचेजेस ट्विंस ब्रदर, यानी कि उसके दो जुड़वा भाई रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, मानसिक रूप से अत्याचारी होते हैं, यानी कि क्यूरल टाइप का उनका स्वभाव होता है, बाई नेचर वो क्यूरलिटी में दिखते हैं। तो ड्यूचेस ट्विंस ब्रदर कंट्रोलिंग एंड द मेंटली अनस्टेबल। हमने क्या बताया कि डचेस के दो भाई हैं जो जुड़वा हैं, वो दोनों बाई नेचर कैसे दिखते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरल दिखते हैं, अनस्टेबल दिखते हैं। ओके। द कार्डिनल एल्डर ब्रदर, इसके बड़े भाई का नाम रहता है कार्डिनल, करप्ट, मैनिपुलेट एंड द पावर हंग्री। डचेज का जो बड़ा भाई रहता है वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट टाइप का रहता है। किस टाइप का रहता है? भ्रष्ट टाइप रहता है, और सत्ता के लिए बहुत ज़्यादा उसके अंदर लालच रहता है कि किसी की पदवी हमें कहाँ से मिले, कहाँ से पैसे मिले, इस तरीके की भावना उसके अंदर रहता है, जिसका नाम रहता है कार्डिनेल। कार्डिनेल अगर हम नाम लेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये डचेज का एल्डर ब्रदर रहता है, डचेज का एल्डर ब्रदर। ओके। यस बच्चों, जब हमने आपसे स्टार्टिंग में ही कुछ इंट्रोड्यूस करवा रही थी आपसे मैं, तो वहाँ पे मैंने एंटोनियो का नाम लिया था, है ना, एंटोनियो का नाम लिया था। और एंटोनियो कौन है? वो डचेज का गुप्तपति है। कौन है? डचेज का गुप्तपति है, क्योंकि उसने प्रेम विवाह किया है अपने दोनों भाइयों से छिप करके। किससे? अपने दोनों भाइयों से छिप करके उसने प्रेम विवाह किया है। तो यहाँ पे एंटोनियो आ गया, एंटोनियो दिख रहा है, एंटोनियो वोलांगा, यानी कि डचेज स्विच एंड द सीक्रेट हस्बैंड, लॉयल एंड मोरल। डचेज का क्या होता है? गुप्तपति होता है, जो बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट होता है और लॉयल एंड मोरल होता है, यानी कि नैतिक व्यक्ति होता है वो, जिसका नाम रहता है एंटोनियो, है ना। अब ये बोशालो का कौन सा है, ये पर्सन कौन है? तो बोशाला की अगर हम नाम लेते हैं तो बोशाला क्या है? ये एक जासूस का काम करता है, स्पाई हायर्ड होता है, एक जासूस का काम करता है। जासूस कौन है? बोशाला है जिसका नाम, लेकिन ये किस साइड का? क्या एंटोनियो का की साइड का ये जासूसी करता है? जी नहीं, ये जो डचेज होती है, जो उसका एल्डर ब्रदर होता है, उसकी साइड का ये जासूस रहता है, और हमेशा उसके बड़े भाई की जासूसी करता रहता है उसके बड़े भाई के कहने पे। ठीक है। द ब्रदर मोरालिटी एंड द कॉन्फ्लिक्टेड एंड लेटर रिग्रेट्स हिज एक्शन, यानी भाइयों द्वारा नियुक्त जासूस अंततः अपने कृत्यों पर क्या करता है? पछताता है बाद में। आखिर बाद में क्यों पछताता है? तो बाद वाली कहानी हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि ये ऐसा जासूस रहता है कि एंटोनियो का कहीं ना कहीं से जाके पता लगा लेता है, और एंटोनियो के जो बच्चे रहते हैं, यानी कि डचेज के जो बच्चे रहते हैं, उनको क्या है कि डचेज के भाइयों से मरवा डालता है, और बाद में अपनी करनी पे क्या है? बहुत ज़्यादा पछताता है। तो ये है बोशालो। बोशालो के बाद अब हम देखेंगे कि इसमें एक पर्सन और इस कैरेक्टर में मेंशन है, जिसका नाम रहता है कैरियोला। कैरियोला क्या है? ये डचेज की दासी रहती है, यानी कि फीमेल सर्वेंट रहती है, कैरियोला नाम है। और कैरियोला कौन है? डचेज की मेड है, यानी कि फीमेल सर्वेंट है। और डचेज की दासी भी क्या करती है? ये विश्वासघात नहीं करती है डचेज के साथ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्या होती है? विश्वास पात्र रहती है, क्योंकि एक एक चीज़ें ये क्या करती है? डचेज को हमेशा बताती रहती है कि मैडम ये होने वाला है, ये नहीं होने वाला है ना, बहुत ज़्यादा ये क्या रहती है? कॉन्फिडेंट रहती है। अब हम इस समरी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप सबसे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। आपको बता दें बच्चों कि ये जो ड्रामा है ना, ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा सीन है इसमें, हर प्ले की तरह सीन इसमें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें जो मेन आपके एक्ट हैं उस सारे एक्ट को इसमें मेंशन किया हुआ है। एक्ट आपके 5 हैं, उस सारे एक्ट को इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है। अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन से एक्ट नंबर 1 पे। द डचेज ब्रदर वार्म हर नॉट टू ब रीमरी एंड द इग्नोर देम एंड सीक्रेट मैरिज एंटोनियो, यानी कि डचेज के भाई जो रहते हैं उसे दोबारा शादी करने से मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी विडो रहती है, विधवा रहती है। कौन? डचेज पहले से ही विधवा रहती है, और उसके दोनों जो ट्विंस ब्रदर हैं उसको शादी के लिए मना करते हैं कि डचेज तुम ऐसा ना करो, ये करना गलत है। ठीक है। लेकिन वो नहीं मानती है, क्योंकि वो क्या करती है? अपने आप को बहुत ज़्यादा समझती है कि मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ और मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं क्यों किसी पर डिपेंड रहूँ, ऐसा।
तो वो नहीं मानती है और अपने भाइयों से चुपके क्या करती है, गुप्त रूप से एक विवाह करती है। एक्ट 2 में क्या चलता है, द सीक्रेट अनफोल्ड्स, बोशोला स्पाइस ऑफ द डचेस एंड द सस्पेक्ट सी इज द प्रेग्नेंट। बोशोला जो रहता है वो डचेस पर नज़र रखता है। डचेस कौन है, यानी कि ट्विंस ब्रदर की सिस्टर डचेस, और उसे संदेह होता है कि वह गर्भवती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो जासूस रहता है एल्डर ब्रदर का, वो बोशोला क्या है, बहुत ही दुष्ट रहता है, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। जब इसको पता है कि इसने एंटोनियो से मैरिज कर ली है और मैरिज करने के बाद एंटोनियो किसी दूसरे देश में चला जाता है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर इसके दोनों भाइयों को पता चलेगा तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। फिर ये नज़र रखता है किस पे, डचेस पे। डचेस पे नज़र रखता है और उसको अचानक से एक दिन पता चलता है कि डचेस क्या है, ये प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है। और ये शिकायत जाके किससे करता है, ये डचेस के बड़े भाई से शिकायत कर देता है। अंततः होता क्या है, एक्ट 3 में जब हम एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि डिस्कवरी एंड द सेपरेशन, यहाँ पे हम देखेंगे जब फाइंड्स क्या चीज़ होती है। जो फर्दिनैंड होता है, फर्दिनैंड क्या करता है कि फाइंड्स ऑफ द अबाउट ऑफ द मैरिज एंड बिकम फ्यूरियस, द डचेस सेंड एंटोनियो अवे फॉर द सेफ्टी। यानी कि फर्डिनेंड जो रहता है वो शादी की जानकारी जैसे ही उसको मिलती है ना, जैसे ही उसको मैरिज की जानकारी मिलती है वो गुस्से में बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है। फर्डिनेंड कौन है, फर्डिनेंड भी डचेस का सेकेंड ब्रदर है। डचेस एल्डर ब्रदर ही है लेकिन ये सेकेंड ब्रदर है, सेकेंड ब्रदर ऑफ डचेस, सेकेंड ब्रदर ऑफ डचेस, यानी कि डचेस का दूसरा भाई है। और जैसे ही उसको बोशोलो बताता है कि क्या आपको पता है कि आपकी जो सिस्टर हैं डचेस वो प्रेग्नेंट है, यानी किसी पता नहीं ऐसा कौन सा पुरुष है जिसके बच्चे की वो माँ बनने वाली हैं। ठीक है, ऐसा आगे ये आग तो लगा दी, अब आग देखो कहाँ तक भड़कती है। फर्डिनेंड की शादी की जानकारी मिलती है और वह गुस्से में पागल हो जाता है। डचेज क्या है, एंटोनियो को सुरक्षा के लिए दूर भेज देती है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि डचेज को पता है कि मेरे भाई को जैसे ही पता चलेगा मेरे पति को क्या कर देंगे, ये लोग मार देंगे। वो दूसरी जगह पे भेज देती है उसको सेफ्टी के लिए। अब एक्ट स्टार्ट होता है 4, एक्ट नंबर 4। एक्ट नंबर 4 में हम जब चलेंगे यहाँ पे तो फर्डिनेंड क्या करता है, Ferdinand impression the Duchess and the Tourist are mentally eventually and the Duchess and her children are executed। यानी कि फर्डिनेंड डचेस को क्या कर रहा था, अपनी ही बहन को कैद कर लेता है और मानसिक रूप से इतना ज़्यादा पीड़ित करता है डच को कि मतलब अपनी बहन को कि डच इतना परेशान हो जाती है, इतना परेशान हो जाती है। ये कहानी थोड़ी सी यहाँ पे सीन इसमें छोड़े गए हैं, उसको मैं बता देती हूँ कि फर्डिनेंड और उसका जो बड़ा भाई रहता है दोनों को बोशोलो जाके चुगली करता है, जासूसी करके बताता है कि आपकी बहन ने एक एंटोनियो नाम के लड़के से शादी की है, उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और ऑलरेडी इनके पास 2 बच्चे और हैं। ठीक है, ये सारी बातें जब बताता है तो लास्ट में एक्ट 4 में यही चीज़ सीन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि फर्डिनेंड जाता है और अपनी ही बहन को कैद कर लेता है। कैद करने के बाद में इतना ज़्यादा मानसिक रूप से उसको परेशान करता है कि डच की ऐसी हालत हो जाती है कि वो खुद ही आत्महत्या करने पे विवश हो जाती है। ठीक है, जब वो थोड़ी सी बेहोशी की हालत में होती है, यानी कि पूरी तरह से उसकी मृत्यु नहीं हुई रहती है, तो उसके जो पहले बच्चे रहते हैं उसको क्या कर देता है, यानी कि अगर इस तरह से कहा जाए आम भाषा में कि कंस मामा है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी डचेस का जो भाई है वो डचेस के बच्चों की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा भाई रहता है कंस की तरह जो अपनी ही बहन के लड़कों को क्या कर देता है, मार देता है, उनकी हत्या कर देता है। अब जो सीन जो भी रहा हो, लेकिन यहाँ एक्ट आपका चलता है 5, है ना, रिवेंज एंड डेथ। और ऐसा बताता है डच को जब उसके बच्चों को मार देता है और डच जो है थोड़ा सा होश में आती है तो बताता है कि डच, मैंने तुम्हारे एंटोनियो को ऑलरेडी मार दिया है, तुम्हारे बच्चों को भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। और बात क्या होता है यहाँ पे कि जब डच को पता चलता है कि एंटोनियो दुनिया में नहीं रहा तो वो क्या करती है, सेल्फ सुसाइड कर लेती है, यानी कि आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि उसके बच्चे भी नहीं रहते हैं उसके आंखों के सामने। और ऐसा उसको सुनने को मिलता है कि अब एंटोनियो भी दुनिया में नहीं रहा। बोशोला रियलाइजिंग हिज गिल्ट, अब बोशोला क्या करता है, जब इतनी सारी जासूसी करने के बाद, इतनी चुगली करने के बाद, ये सारे
सेशन को देखता, सेशन नहीं कह सकते, ये सारी चीज़ों को देखता है कि एक मामा अपने भांजे की हत्या कर रहा है, तो उसे बहुत गिल्ट फील होता है, अपने आप पे बहुत पछतावा करता है वो। और कार्डिनियल इज आल्सो फैटली वाउंडेड, एंटोनियस इज द मिस्टेकली किल्ड। क्या करता है यहाँ पे, फर्डिनेंड तो डचेज के बच्चों को मार देता है, लेकिन यहाँ पे जो कार्डिनियल यानी कि उसका एल्डर ब्रदर रहता है डचेज का, वो क्या करता है, स्वयं मर जाता है। लेकिन स्वयं कब मरता है, जब एंटोनियो को गलती से मार देता है, यानी कि अपने बहन के हस्बैंड को गलती से मार देता है। और एंटोनियो को ये नहीं पता रहता है कि उसके बच्चे नहीं हैं और डचेज भी अब इस दुनिया में नहीं है। ओनली द डचेज एल्डेस्ट सन सर्वाइव्स, डचेज का बड़ा बेटा अंत में जीवित रहता है। उन सबको लगता है कि मर गया है, लेकिन ऐसा इसमें बताया गया है कि सबके मरने के बाद यानी कि डचेज भी खत्म हो जाती है ना। डचेज को जो है वो फर्डिनेंड मार देता है, और कार्डिनियल यहाँ पे जो है वो एंटोनियो को गलती से मारता है, यानी कि डचेज के हस्बैंड को, एंटोनियो को गलती से मार देता है। यहाँ पे सबकी मृत्यु हो जाती है। और पछतावा कौन करता है बच्चों, बोशाला, जो बहुत बड़ा चुगलखोर रहता है और अपनी करनी पे पछताता है। लेकिन लास्ट में बस यहाँ एक कंक्लूजन निकल के ये आता है कि जो डचेज का बड़ा बेटा रहता है वो मारने के पश्चात भी कहीं से लगता है कि उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, बच जाता है। अब इसका हम जब थीम देखेंगे बच्चों की, इसका थीम क्या बन रहा है, तो थीम में देखेंगे इसका जो थीम बनता है वो पावर ऑफ मोरालिटी, जैसा फर्डिनेंड और कार्डिनियल के पास था। पावर ऑफ मोरालिटी वाले पर्सन कौन है, फर्डिनेंड हैं और कार्डिनियल हैं, जो डचेज के ट्विंस ब्रदर रहते हैं। जेंडर ऑफ द अप्रिसिएशन, यानी कि अगर हम लिंग और उत्पीड़न की बात करें तो जिस तरह से डचेज के दोनों भाई अपनी बहन के साथ बहुत ज़्यादा सता रहे थे, यानी कि परेशान कर रहे थे, तो वो ये डचेज के लिए मेंशन हुआ है। करप्शन ऑफ द चर्च की बात करें तो चर्च की इसमें भ्रष्टता बताई गई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो डच के साथ हुआ। रिवेंज एंड द रेडिमटेशन बताएं तो प्रतिशोध और प्रायश्चित था। ये किसके लिए बताया गया, ये बोशोला के लिए बताया गया, जो बोशोला था यहाँ पे, बोशोला, ये उसके लिए बताया गया। तो आप ज़रूर बताएंगे बच्चों कि ये सेशन आपको कैसी लगी, आखिर क्या डचेज के साथ अच्छा हुआ, क्या डचेज ने अच्छा किया कि एक विडो वुमेन होने के साथ साथ उसने दूसरी शादी की और वो भी अपने सर्वेंट के साथ किया था। ठीक है, तो ये सारी बातें यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब आपका यूनिट 5 में एक लास्ट बचता है, लास्ट सेशन बच रहा है जिसका नाम है यूनिट 5। यूनिट 5 में जो लास्ट है आपका आरबी शेरिडन का लिखा हुआ एक प्ले है जिसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, आरबी शेरिडन। ओके बच्चों, और आपको पता है कि मास्टर ऑफ आर्ट में आपका पेपर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होता जा रहा है। ओके, फिर मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में यूनिट 5 के साथ। तब तक बने रहिए और अपना कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर देते रहिएगा कि क्लास आपको कैसे लगी। थैंक यू।